नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अमेरिका के संविधान के स्रोत क्या है इस पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इसके अंतर्गत दूसरी इकाई के अंतर्गत अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत शामिल है। अमेरिका के संविधान के स्रोत। अमेरिका के संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं? अमेरिका का अगर हम वर्तमान संविधान देखें तो इस वर्तमान संविधान का निर्माण 1787 की फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया था और अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ? 1789 के अंतर्गत लागू हुआ। तो अमेरिका का जो वर्तमान संविधान है वो किसके द्वारा निर्मित है? फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा निर्मित है। और यह संविधान लागू कब हुआ? 1789 के अंतर्गत लागू हुआ। इस संविधान को अगर हम देखें तो इस संविधान के अंतर्गत केवल मात्र 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? केवल 7 अनुच्छेद है। और इस संविधान के अंतर्गत अगर हम शब्दों की संख्या को देखें तो लगभग 4000 शब्द है। कोई भी व्यक्ति मात्र आधे घंटे के अंतर्गत अमेरिका के संविधान को पढ़ सकता है। यानी अमेरिका का संविधान है वो संक्षिप्त संविधान है और इन 7 अनुच्छेदों के अंतर्गत जो मूल बातें हैं उन मूल बातों का ही उल्लेख किया गया है। विस्तृत रूप से अमेरिका के संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था का बहुत ज्यादा व्यापक रूप से वर्णन नहीं किया गया है। तो अमेरिका का संविधान 1789 के अंतर्गत लागू हुआ, तब से लेकर आज तक समय एवं परिस्थितियों के अनुसार अमेरिका के संविधान के अंतर्गत व्यापक बदलाव है वो देखने को मिला है। यानी अमेरिका का संविधान धीरे धीरे विकसित भी हुआ है। यानी मौलिक रूप से अमेरिका का संविधान है वो लिखित संविधान है, लेकिन लिखित संविधान होने के साथ साथ समय एवं परिस्थितियों के अनुसार उसके अंतर्गत विकास भी देखने को मिलता है। अमेरिकी संविधान विशेषज्ञ मुनरो के क्या लिखते हैं? मुनरो लिखते हैं अमेरिका के संविधान के बारे में कि 1787 के जो संविधान सभा थी, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने जो संविधान निर्माण किया, यानी 1787 के निर्माताओं ने उस भवन की केवल नींव रखी थी। यानी अमेरिका के संविधान की नींव रखी थी जिसमें खिड़की एवं दरवाजे इत्यादि का निर्माण इसकी संतान ने किया। कहने का अभिप्राय यह है, मुनरो यह कहते हैं कि अमेरिका के जो संविधान है जो मूल रूप से 1787 की फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा निर्मित किया गया था और 1789 के अंतर्गत यह जो संविधान लागू हुआ जिसके अंतर्गत मात्र 7 अनुच्छेद और लगभग 4000 शब्द हैं। तो मुनरो लिखते हैं कि यह संविधान जो 1787 के निर्माताओं ने इसका निर्माण किया, तो 1787 के निर्माताओं ने उस संविधान की भवन की केवल नींव रखी थी। यानी आधारभूत जो संरचनाएं थी, आधारभूत जो विशेषताएं होनी चाहिए अमेरिका के संविधान की, उनका उल्लेख उस संविधान के अंतर्गत किया गया। बहुत ज्यादा व्यापक रूप से उसके अंतर्गत वर्णन नहीं किया गया। तो मुनरो कहते हैं कि उसके अंतर्गत जो खिड़की दरवाजे इत्यादि का निर्माण है वो आने वाली पीढ़ी ने इसके अंतर्गत किया। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत विकास एवं परिवर्तन के लिए, यानी जो 1787 की फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ने जो संविधान निर्माण किया अमेरिका के लिए और 1789 के अंतर्गत जो संविधान लागू हुआ उसके अंतर्गत विकास हुआ है, परिवर्तन भी आया है। तो इस विकास एवं परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो हम उन कारकों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला कारक अगर हम देखें तो पहला कारक है अमेरिका के संविधान के विकास और परिवर्तन की अंतर्गत भूमिका निभाने वाला, वो है न्यायिक व्याख्याएं। अमेरिका के संविधान की जो व्याख्या करने की शक्ति है वो किसके पास में है? अमेरिका के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका के संविधान की व्याख्या की है। तो क्योंकि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत मूल संरचनाओं का ही वर्णन किया गया है, विस्तृत रूप से जो अमेरिका की सरकार के अंग है उनकी शक्तियों का विस्तृत रूप से, उनके गठन के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन है वो इस संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है।
तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जो शक्ति है, संविधान की व्याख्या करने की शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, तो इस शक्ति के माध्यम से अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका के संविधान की विभिन्न न्यायिक व्याख्याएं की है, जिसके माध्यम से अमेरिका के जो संविधान है उसके अंतर्गत विकास हुआ है और अमेरिका के संविधान के अंतर्गत थोड़ा बहुत बदलाव भी देखने को मिलता है। तो कुछ विद्वानों ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक परिषद की संज्ञा दी है, यानी संविधान विशेषज्ञ, जो संविधान के विशेषज्ञ है, संविधान के जो व्याख्याकार है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी भूमिका निभाई है? संवैधानिक परिषद की, यानी संविधान सभा की भूमिका निभाई है। लेकिन किस तरह की संविधान सभा? तो ये व्याख्याकार कहते हैं कि धीमी गति से चलने वाली संवैधानिक परिषद। यानी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को अगर हम देखें तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की जो न्यायिक व्याख्याएं की है, तो उसके माध्यम से अमेरिका के संविधान के अंतर्गत काफी परिवर्तन आया है, अमेरिका के संविधान के अंतर्गत काफी विकास हुआ है। तो इन व्याख्याकारों ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को धीमी गति से चलने वाली अमेरिका की संवैधानिक परिषद की संज्ञा दी है। तो इन न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से अमेरिका के संविधान के अंतर्गत समय एवं परिस्थितियों के अनुसार विकास हुआ है और इसके अंतर्गत बदलाव आया है। तो पहला कारक कौन सा? अमेरिका के संविधान के अंतर्गत विकास एवं परिवर्तन के अंतर्गत भूमिका निभाने वाला, तो वो पहला कारक है न्यायिक व्याख्याएं। अब हम दूसरा कारक देखते हैं, प्रशासनिक निर्णय। प्रशासनिक निर्णय, प्रशासन का संचालन करना किसके हाथों में? प्रशासन का संचालन करना कार्यपालिका के हाथ में है। कार्यपालिका को दो रूपों में हम देख सकते हैं, एक स्थायी कार्यपालिका, दूसरी अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है? जो राजनीतिज्ञ है वो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो नौकरशाह है, जो ब्यूरोक्रेसी है, लोक सेवक है, वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो इन कार्यपालिका ने जो विभिन्न समय पर प्रशासन का संचालन करने के लिए जो निर्णय लिए और जो नीतियों का निर्माण किया, जो नियम बनाए, उप नियम बनाए, तो इस तरह के प्रशासनिक निर्णय आगे चल करके संविधान के अंग बन गए हैं और इन प्रशासनिक निर्णयों ने न्यायिक निर्णयों की भूमिका का निर्वहन किया है और प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से भी अमेरिका के संविधान के अंतर्गत व्यापक विकास हुआ है और काफी हद तक अमेरिका के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक निर्णयों ने बदलाव की भूमिका को भी निभाया है। इसके अलावा प्रदत्त व्यवस्थापन यानी प्रदत्त विधायन की जो व्यवस्था है, इसने भी अमेरिका के संविधान के विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदत्त विधायन का क्या अभिप्राय है? प्रदत्त विधायन का अभिप्राय है कि कार्यपालिका के द्वारा कानूनों नियमों का निर्माण करना। सामान्यतः कानून बनाने की शक्ति किसके पास में होती है? सामान्यतः कानून बनाने की जो शक्ति है वो व्यवस्थापिका के पास में होती है, यानी लेजिस्लेचर के पास में होती है। लेकिन लेजिस्लेचर के ऊपर समय का पाबंद रहता है, लेजिस्लेचर के पास समय की कमी रहती है और विधि विशेषज्ञों की भी कमी रहती है। इसलिए व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है, वो कुछ प्रस्ताव है वो कार्यपालिका को सौंप देती है ताकि कार्यपालिका उस पर नियमों का निर्माण कर सके, कानूनों का निर्माण कर सके। तो इस तरह की कानून निर्माण करने की जो शक्ति है कार्यपालिका भूमिका का निर्वहन करती है, यानी व्यवस्थापिका का कानून निर्माण करने का कार्य होता है, लेकिन यहाँ पर कानून कौन बनाता है? कार्यपालिका अगर कानून बनाती है। तो इस तरह के कानूनों बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वह प्रदत्त विधायन की प्रक्रिया कहलाती है। तो प्रदत्त विधायन की जो प्रक्रिया है इसने भी अमेरिका के अंतर्गत संविधान के विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो न्यायिक व्याख्याएं के साथ साथ प्रशासनिक निर्णय और जो प्रदत्त विधायन की जो व्यवस्था है, इन्होंने अमेरिका के संविधान के अंतर्गत विकास एवं बदलाव के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरीके से न्यायिक व्याख्याएं, प्रशासनिक निर्णय और प्रदत्त विधायन की जो व्यवस्था है, ये अमेरिका के संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तीसरा कारक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के माध्यम से भी अमेरिका के संविधान के अंतर्गत विकास हुआ है। यानी जब संविधान का निर्माण किया जाता है
तब उसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह भी रखी जाती है, ताकि समय और परिस्थितियों के अनुसार उस संविधान के अंतर्गत बदलाव किया जा सके। तो अमेरिका के अंतर्गत ये जो संविधान संशोधन की शक्ति है ये किसके पास में है? ये वहाँ की व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के पास में है। तो कांग्रेस ने समय समय पर संविधान संशोधनों के माध्यम से भी संविधान के विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक अमेरिका के अंतर्गत कितने संविधान संशोधन हुए हैं? अब तक अमेरिका के अंतर्गत 27 संविधान संशोधन हुए हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें कि संविधान संशोधनों ने संविधान के विकास के रूप में किस तरीके से भूमिका निभाई, तो जैसे 17वां संविधान संशोधन, 17वें संविधान संशोधन से पहले सीनेट के जो सदस्यों का निर्वाचन होता था वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता था, लेकिन 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से सीनेट के सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। तो इसने संविधान के अंतर्गत विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम जो 10 संविधान संशोधन हुए 1791 के अंतर्गत अमेरिका के संविधान में, तो इन प्रथम 10 संविधान संशोधन के माध्यम से अमेरिका के संविधान के अंतर्गत नागरिक अधिकार पत्र को शामिल किया गया, यानी अमेरिका के नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। मूल संविधान के अंतर्गत अमेरिका के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तो प्रथम 10 संविधान संशोधन के माध्यम से 1791 के अंतर्गत अमेरिका के संविधान के अंतर्गत नागरिक अधिकार पत्रों को शामिल किया गया और अमेरिका के नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा 26वां संविधान संशोधन अगर हम देखें तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा अमेरिका के अंतर्गत जो वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी उसको घटा करके कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो संविधान संशोधन की प्रणाली ने भी अमेरिका के संविधान के अंतर्गत विकास एवं परिवर्तन के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो इस तरीके से संविधान संशोधन है ये अमेरिका के संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। नेक्स्ट जो अमेरिका के संविधान का स्रोत है वो है संवैधानिक अभिसमय। अभिसमय का मतलब क्या होता है? अभिसमय का मतलब होता है प्रथाएं या परंपराएं। तो अमेरिका के अंतर्गत कुछ संवैधानिक परंपराओं और प्रथाओं ने भी अमेरिका के संविधान के अंतर्गत विकास एवं परिवर्तन के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। जैसे अगर हम दल प्रणाली का अगर उदाहरण लें तो ये जो पार्टी सिस्टम है अमेरिका के अंतर्गत, अमेरिका के संविधान के अंतर्गत पार्टी सिस्टम का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अमेरिका के अंतर्गत हम पार्टी सिस्टम को जब तक नहीं समझते तब तक अमेरिका की शासन व्यवस्था को समझना काफी जटिल कार्य है। अमेरिका के अंतर्गत किस प्रकार का पार्टी सिस्टम है? अमेरिका के अंतर्गत द्विदलीय पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें तो किस तरह का है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को वहां पर अपनाया गया है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? जनता एक निर्वाचक मंडल का गठन करती है, निर्वाचक मंडल का निर्वाचन करती है और वह निर्वाचक मंडल है बाद में किसका निर्वाचन करता है? वो निर्वाचक मंडल बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो हम संवैधानिक दृष्टि से अगर देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति है। लेकिन कुछ इस तरीके से अमेरिका के अंतर्गत परंपराएं विकसित हुई, जैसे दलीय प्रणाली का विकास हुआ और जनसंचार के साधनों का विकास हुआ, तो इन परंपराओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष से एक तरीके से प्रत्यक्ष बना दिया है। लेकिन अगर आपके प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आए कि अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस तरह की है, तो आप उसका आंसर क्या दोगे? उसका आंसर दोगे अप्रत्यक्ष पद्धति, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि जनता निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है और वह निर्वाचक मंडल है बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का राष्ट्रपति दलीय व्यवस्था के माध्यम से अमेरिका की जनता के समक्ष जाता है, जिस तरीके से वो रैलियां करता है, जनसंचार के साधनों के माध्यम से अमेरिका की जनता से डायरेक्ट संवाद करके वोट मांगता है, तो उससे ये प्रतीत होता है
कि उसका निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से ही होता है। इसके अलावा अमेरिका के संविधान के अंतर्गत मंत्रिमंडल की व्यवस्था का कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। अमेरिका के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल की व्यवस्था का विकास हुआ है वह भी संवैधानिक अभिसम्य यानी प्रथाओं और परंपराओं का ही परिणाम है। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा के सदस्य उसी निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हो जहां से वे चुनाव लड़ रहे हो। तो इस तरह का जो विकास है, संवैधानिक विकास है, यह भी किसकी देन है? यह भी संवैधानिक अभिसम्यों की ही देन है, यानी प्रथाओं और परंपराओं की ही देन है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून। कानून निर्माण करने की शक्ति अमेरिका के अंतर्गत किसके पास में है? व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के पास में। अमेरिका की कांग्रेस ने समय समय पर विभिन्न कानूनों का निर्माण किया और इन कानूनों ने अमेरिका के संविधान के विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये अमेरिका के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। इसके अलावा राजनीतिज्ञों और नागरिकों द्वारा संविधान की व्याख्याएं की गई है और ये व्याख्याएं भी अमेरिका के संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हमने इस व्याख्यान के अंतर्गत अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है, अमेरिका का जो संविधान है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं उनको समझने का प्रयास किया। तो कौन कौन से स्रोत है? न्यायिक व्याख्याएं, प्रशासनिक निर्णय, संविधान संशोधन, संवैधानिक अभिसमय यानी संवैधानिक परंपराएं और प्रथाएं, कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून और राजनीतिज्ञों द्वारा और नागरिकों द्वारा जो संविधान की व्याख्याएं की गई है, यह भी अमेरिका के संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। धन्यवाद।